खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम आपके लिए लाए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। दिल्ली के बाहर जाएंगे केजरीवाल, 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका, शुभेंदु अधिकारी को मिली जेड सिक्योरिटी, अमित शाह की मौजूदगी में होंगे बीजेपी में शामिल। कृषि कानूनों पर घिरने लगे किसान संगठन के नेता, आपसी फूट ने बढ़ा दी टेंशन, जल्द खत्म होंगे आंदोलन। पाकिस्तान का ग्वादर शहर चीन को सौंपने पर घिरी इमरान सरकार, विपक्ष ने किया जोरदार विरोध। महाराष्ट्र में कंगना पर उद्धव सरकार की बदले की कार्रवाई, मुंबई पुलिस ने फिर खोला ऋतिक रोशन का पुराना केस। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। गोवा और गुजरात में मात खाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल की नजर दिल्ली लगे उत्तर प्रदेश पर टिक गई है। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। डॉक्टर मनीष, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है कि वो अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये अनाउंसमेंट तो है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोगों के वोट के लिए वो गई नहीं हो, चुनाव नहीं लड़ी हो। पिछले बार जब असेंबली चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब और गोवा का भी चुनाव होता है, और उस दौरान आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है और इसलिए हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए वो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी, वो सिर्फ पंजाब और गोवा में चुनाव लड़ेगी। और पंजाब में इतना ज़्यादा इन लोगों ने कंसंट्रेट कर दिया था, सारा फोकस लगा दिया था, और जो खबर हमारे पास है कि वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, इस हिसाब से पूरी एनर्जी, पूरी ताकत इन्होंने पंजाब में लगा दी थी। और इसलिए यूपी के अंदर उन्होंने ये कहा था कि वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, खुद तो चुनाव में नहीं लड़ेंगे लेकिन बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। खैर, ये मसला उस समय खत्म हो गया। लोकसभा की बात करते हैं तो 2014 में इन्होंने तो बनारस में जाकर के दो हाथ करने की कोशिश की थी प्रधानमंत्री मोदी से। इनके तमाम बड़े बड़े लीडर्स, चाहे वो कवि कुमार हो या फिर सारे लोग, साजिया इल्मी उस समय पार्टी में थी, वो गाजियाबाद से लड़ रही थी, सारे लोगों ने चुनाव वहां पे लड़ा, ढाक के 3 पात, एक भी सीट नहीं जीत सके। और 2019 में तो यूपी में ये चुनाव लड़े, टोटल कितने वोट्स आए? 8,643 वोट्स। ये 0.01% वोट आम आदमी पार्टी को मिला है लोकसभा में, पिछली लोकसभा में 2019 में। तो ये जो है, ये पूरा आंकड़ा है, और नोटा को ज़्यादा उसमें वोट मिला है। लेकिन अब जो पिछली बार जो वजह से ये यूपी में असेंबली चुनाव नहीं लड़े थे, बताया गया था कि भाई पैसे नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास पैसे आ गए हैं, रिसोर्सेज भी आ गए हैं कि वो यूपी में चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ना चाहिए। हर पार्टी को ये अधिकार है कि हर राज्य में जाकर के वो चुनाव लड़े और अपने एजेंडा, अपने चीज़ों को लोगों तक पहुंचाए। और ये तो जनता के हाथ में है, किसको वो आशीर्वाद देती है, किसको आशीर्वाद नहीं देती है। लेकिन ये कहना जो टेलीविज़न चैनल में, मीडिया में जो आ रहा है कि वो पहली बार जाएंगे, पहला ये करेंगे, ये तमाशाबाजी बंद होना चाहिए। वो पिछले 2 लोकसभा में वहाँ पे आम आदमी पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ी है, और दोनों बार ही बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। रुक करते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जहां बंगाल में कुछ ही महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के करीबी शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे से टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। शुभेंदु को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा के बाद उनके भाजपा में ज्वाइन पर स्थिति साफ हो गई है। 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह मिदनापुर के दौरे पर जाएंगे, जहां उनकी मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे। डॉक्टर मनीष, यहां ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन करेंगे, और अब खबर है कि वो अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी का जाना ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से
मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, कितना बड़ा नुकसान हुआ। और पार्टी बिल्कुल ही जिसको कह सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर में कांग्रेस पार्टी रसातल में चलेगी। ये ठीक वैसा ही नुकसान है जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा का जाना, कांग्रेस पार्टी से बीजेपी ज्वाइन कर लेना, और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहाँ खत्म हो गई और सात सात राज्यों में वहाँ बीजेपी बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कमांडिंग पोजीशन में आ गई। शुभेंदु अधिकारी वो सिर्फ एक मंत्री नहीं थे। शुभेंदु अधिकारी का परिवार मिदनापुर और उसके आसपास के कम से कम 35 से 40 सीटों के ऊपर अपना दखल रखते हैं, और ये शुभेंदु अधिकारी और उस परिवार की वजह से तृणमूल का गढ़ माना जाता था। इसी जगह पे, इसी इलाके में सिंगूर है, इसी इलाके में आपका नंदीग्राम है, जहां से ममता की राजनीति का जो है ग्राफ जो है वो तेजी से बढ़ा था, जिस वजह से वो मुख्यमंत्री बन पाई थी। लेकिन अब ये होगा कि जैसे ही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे, वैसे ही ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी अकेले बीजेपी में नहीं जाएंगे। उनके साथ कई बड़े चेहरे, कई बड़े मंत्री, कई एमएलएज उनके साथ बीजेपी में शामिल होंगे। और इस तरीके से अगर आप देखें कि ममता बनर्जी जब उन्होंने बंगाल में टीएमसी की सरकार बनाई थी 2011 में, उससे लेकर के अब तक जिस तरीके से ममता बनर्जी के बड़े से बड़े लेफ्टिनेंट उनसे दूर चले गए हैं, ये बताता है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एक साथ एकजुट रखने में कामयाब नहीं रही। क्योंकि आज बीजेपी में जो लोग बीजेपी को लीड कर रहे हैं, चाहे वो मुकुल रॉय हो, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, ऐसे तमाम नेताओं की झड़ी लगी हुई है जो कल तक ममता के साथ थे, वो आज बीजेपी में शामिल हो। जी, रुक करते हैं हमारी तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां किसान संगठनों के साथ बातचीत के लिए सरकार ने सारे विकल्प खोल दिए हैं। इसके बाद कई किसान संगठनों ने सरकार का समर्थन किया है। अब आंदोलन करने वाले किसान संगठन भी बैकफुट पर आते दिखाई पड़ रहे हैं। जल्द ही आंदोलन वापस लेने की घोषणा हो सकती है। डॉक्टर मनीष, अब किसान संगठन सरकार के समर्थन में आते जा रहे हैं। अब क्या इन कानूनों पर भी जो किसान नेता हैं वो आंदोलन करें, क्या इन कानूनों पर भी वो समर्थन दे देंगे? देखिए, ये किसान संगठनों का एक आंदोलन था जिसमें उन पार्टियों के किसान संगठन हिस्सा ले रहे थे जिन्हें हम जानते हैं कि वामपंथी पार्टी से थे, कांग्रेस के थे, और इस तरह के जो मोदी विरोधी पार्टियां हैं, जो विपक्ष है, उनके द्वारा संचालित, उनके द्वारा समर्थित किसान संगठन अब तक यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये विरोधाभास वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। जिस तरीके से किसान संगठनों के बीच ही दो फाड़ हो गए हैं, जिस तरीके से ये आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों और वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाकों के किसान संगठनों का ये आंदोलन बच के रह गया, और ऊपर से जिस तरह की अभद्र किस्म की जो टिप्पणियाँ वहाँ पे की गई, जिस तरह के गलत तरीके के भाषण दिए गए जो युवराज सिंह के फादर ने दिया, जिस तरह से खालिस्तान के नाम पे वहाँ पे नारेबाजी हुई, जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पे सारी बातें की गई, जिस तरह से वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, इस तरह की चीज़ें जैसे जैसे आती गई, तो इस आंदोलन को जनता का समर्थन शुरू से नहीं था। और अब किसान संगठन के अंदर ही फूट पड़ गई है। और इन सब के ऊपर कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं कि उन्होंने भी अब बिल्कुल साफ कह दिया है। आज प्रधानमंत्री कच्छ में भाषण दे रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो आंदोलन चल रहा है वो दिल्ली के आसपास कुछ किसान संगठन किसानों को भरमा रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, और जिस वजह से ये कन्फ्यूजन की स्थिति हुई है। कहने का मतलब साफ है को सरकार झुकने वाली नहीं है। और ऐसे में जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, जैसे जैसे किसान संगठन में आपस में फूट होते चली जा रही है, तो ये तय है कि आंदोलन ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। जी, अब आइए ले चलते हैं आपको पाकिस्तान की ओर, जहां ग्वादर शहर में कई बड़े इलाकों को चीन ने कांटेदार तारों से घेर लिया है। इमरान सरकार के इस फैसले पर पाक में बवाल मच गया है। शहर में ये घेराबंदी चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना को लेकर की जा रही है। लेकिन अब 11 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने घेराबंदी को तुरंत रोकने की मांग की है और इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे खान की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। मनीष जी, बार बार पाकिस्तान और चीन के रिश्तों को उजागर किया जा रहा है। इमरान खान लगातार पाकिस्तान को पूरी तरह से ही चीन को सौंपने की तैयारी में है, तो अब उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। देखिए, चीन के साथ जो पाकिस्तान की दोस्ती है, वहाँ के आप टेलीविजन चैनल को अगर देखें, वहाँ के लीडर्स को सुने तो ये कहते हैं कि भाई हिमालय से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है। लेकिन शायद इन लोगों ने चीन के सही चरित्र को नहीं समझ सके ये लोग। ग्वादर एक पोर्ट है जहाँ से एक सड़क जा रही है, जिसके सी पैक के जरिए वो चीन के जिंगजियांग इलाके में वो रोड जा रही है, और ये जो पूरा का पूरा ग्वादर का जो पोर्ट है उसे चाइनीज ने अपने हाथों में ले लिया है। ये ठीक वैसा ही है, चीन जहाँ जहाँ जाता है, जिन जिन देशों को वो पैसे देता है, कर्ज देता है, और कर्ज वापस वो नहीं कर पाते हैं तो वो उनके इलाके के ऊपर जो है वो कब्जा कर लेता है। ये कोई बात पहली बार नहीं है, ये ऑलरेडी श्रीलंका के साथ हो चुका है, दुनिया के कई देशों के साथ चीन ये काम कर चुका है। तो अभी स्थिति ये बन गई कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के साथ कंपटीशन करने के चक्कर में पाकिस्तान की फजीयत हो गई, वो एक भिखारी मुल्क बन गया, पूरी तरीके से एक रोग स्टेट बन गया। तो कई सारे देश जो लोग इन्हें पहले कर्जा दे रखे हैं, ये लोग पैसे वापस मांग रहे हैं। ये लोग तो दूसरे फेज में चलते हैं कि भाई मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, लेकिन सऊदी अरब, यूएई, जो इस्लामिक मुल्कों का लीडर कंट्रीज़ हैं, इन लोगों ने जो पाकिस्तान को जो पैसे दिए थे उसे कह रहे कि भाई वापस कर दो। अब पाकिस्तान के पास तो पैसे है नहीं, तो वो चाइना से पैसे लेकर के वापस वो कर रहा है। सरकार चलाने के लिए, सैलरी देने के लिए भी चीन की तरफ जो है वो हाथ एक तक जिसको कहते हैं भीख मांग रहा है चीन से। तो चीन मुफ्त में तो कोई काम करता नहीं, तो वो पैसे भी दे रहा है और अपने इलाकों को बाकायदा वो सुरक्षित भी कर रहा है। और उसी पॉलिसी के तहत ग्वादर एयरपोर्ट के कई इलाकों में, इनफैक्ट कुछ दिनों के बाद, हालांकि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसका कोई असर चीन के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। ग्वादर पोर्ट को चीन आज न कल अपने हाथ में पूरी तरीके से वो लेने को तैयार बैठा है, और ये सारे प्रोटेस्ट वगैरह कुछ उसमें काम नहीं आने वाले। जी, अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अर्नब गोस्वामी की ही तरह अब कंगना रनौत को भी परेशान करना शुरू कर दिया है। कंगना पर अपनी बदले की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए अब मुंबई पुलिस ने ऋतिक रोशन के साल 2016 के मामले को साइबर सेल से क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को ट्रांसफर कर दिया है। डॉक्टर मनीष, जिस तरह से उद्धव सरकार ने अर्नब गोस्वामी को परेशान किया, उसी तरह से अब कंगना रनौत को भी वो परेशान कर उनसे अपनी बदले की कार्रवाई को अंजाम देने लगे हैं। देखिए, कंगना रनौत ने तो आईना दिखा दिया उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उसके घर को तोड़ा गया था। ये लिख दिया गया था सामना में कि हमने उखाड़ दिया, घर को तोड़ दिया। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में उद्धव ठाकरे को मुंह की खानी पड़ी। वहाँ पे कोर्ट में किरकिरी हुई सरकार की, वहाँ की बीएमसी की, और इसलिए अब जो वहाँ पे फैसला आया है उसमें कोर्ट ने कहा है कि जितना भी नुकसान कंगना रनौत का हुआ है उस बुलडोजर को चलाने की वजह से, उसका एक एक पैसा बीएमसी देगी, मतलब शिवसेना वहाँ पे देगी, उद्धव ठाकरे सरकार वहाँ पे वो पैसे वापस करेगी। अब मुंह की खाने के बाद किस तरीके से फंसाया जाए, तो जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अलग अलग एन केन प्रकार उल्टी सीधे जो केस नहीं है, फिर भी उसको केस बना करके उसको गिरफ्तार किया गया। उसी रणनीति पे अब उद्धव सरकार कंगना को गिरफ्तार करने के लिए रणनीति बना रही। दो चीज़ें हुई हैं। एक तो जिस तरीके से अवमानना का, विशेषाधिकार का मसला महाराष्ट्र की असेंबली में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लगाया गया था, वैसा ही मसला फिर से कंगना रनौत के लिए निकाला गया है। और दूसरा मसला कि ये क्राइम ब्रांच को वो केस दिया गया है। अब इस केस में आगे क्या होता है वो तो भगवान जाने, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये जो उद्धव ठाकरे, वहाँ की सरकार, उसकी नीयत ठीक नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से वो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अनर्गल तरीके से, एक अन्यायपूर्ण तरीके से उन्होंने गिरफ्तार किया, तो कंगना रनौत के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई आगे आने वाले दिनों में हो सकती है, यही अपेक्षा की जा सकती है।
जी डॉक्टर मनीष, देश दुनिया की इन तमाम बड़ी खबरों पर हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।